मैं नीतीश कुमार मिश्रा। आज हम वेस्टर्न कल्चर इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी पर बात करेंगे, या यूँ कहें भारतीय समाज पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा, या ब्रिटिशों के आने के बाद भारतीय समाज में हम क्या परिवर्तन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के साथ साथ पश्चिम से एक नया संबंध जुड़ गया और वे आधुनिक विचार जो पहले पश्चिमी यूरोप में विकसित हुए थे भारत में आने लगे। यदि अंग्रेज भारत न आए होते तो यह देश उस परिवर्तनों से अछूता रह गया होता जो 18वीं शताब्दी में आए थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह परिवर्तन भारतीय तट पर पहुंचे थे, चूँकि भारत पहले से भी एशिया और यूरोपीय देशों से व्यापार के जरिए संपर्क में था। लेकिन यह अवश्य ही माना जा सकता है कि ब्रिटिश शासन के आने से जो यह परिवर्तन यूरोप में घटित हो रहे थे, जो घटनाएं पश्चिम में हो रही थी, जो नए विचार उभर रहे थे, उनको आने में, भारत आने में निश्चित ही देर अवश्य हुई होती। उसकी गति मध्यम रही होती। ब्रिटिश शासन ने उसे शीघ्र भारत पहुंचाने में मदद की है। प्रभुसत्ता, मानवतावाद, जनतंत्र, युक्तिवाद ने भारत के लोगों के बौद्धिक जीवन को प्रभावित करना शुरू किया और उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आते गए। इन नए विचारों से न केवल भारतवासियों को अपनी अर्थव्यवस्था, सरकार, समाज के गुण दोष पर विवेचक दृष्टि से विचार करने, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वास्तविक प्रकृति को समझने में भी मदद मिली है। आधुनिक विचारों के प्रसार से कई माध्यमों, राजनैतिक दलों, छापाखानों, प्रचार पुस्तिकाओं, सार्वजनिक मंचों से हुआ। यानी विचारों के प्रसार के लिए कुछ टूल्स चाहिए थे, ये टूल्स की भूमिका निभा रहे थे। आधुनिक शिक्षा ने, जो देखते हैं कि 1813 के बाद सरकार ने या ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा, भारतीयों के निजी प्रयत्नों के द्वारा शिक्षा की जो विस्तार हम देखते हैं, उसने भी कहीं ना कहीं इन विचारों को भारत में बढ़ाने का काम किया है। आधुनिक शिक्षा का प्रसार बहुत सीमित था। लगभग 100 वर्षों तक परंपरागत शिक्षा व्यवस्था की क्षतिपूर्ति करने में असमर्थ था। विदेशी सरकार ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षा की उच्चतर शिक्षा के प्रति जो उसका दृष्टिकोण वर्ष 1858 के तत्काल बाद ही विदेशपूर्ण हो गया, ऐसा हमें प्रतीत होता है। बहुत से शिक्षित भारतीयों ने हाल ही में अर्जित आधुनिक ज्ञान का प्रयोग ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादी और शोषक प्रकृति का विश्लेषण और आलोचना तथा साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक आंदोलन के संगठन में किया। ब्रिटानी साम्राज्यों या ब्रिटिश शासकों ने उच्च शिक्षा में कटौती के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। वास्तव में सरकार उच्च शिक्षा के प्रसार को रोकने के अत्यंत प्रयत्न में असफल रही, क्योंकि एक बार शुरू हो जाने के बाद के स्तर में निरंतर गिरावट आने के बावजूद जनता की भावनाओं को, जनता की मांगों को दबाया और कुचलना जाना संभव नहीं था। यदि उच्च शिक्षा प्रणाली ने राष्ट्रीयतावाद के वाहक की भूमिका निभाई, तो यह भूमिका इस रूप में अप्रत्यक्ष थी कि उसने शिक्षार्थियों को भौतिक तथा सामाजिक विज्ञान तथा कला विषयक आधारभूत साहित्य उपलब्ध किया, जिससे उनकी सामाजिक विश्लेषण करने की क्षमता को प्रोत्साहन मिला। अन्यथा उस प्रणाली का ढांचा, स्वरूप, उद्देश्य, ढंग और विषय वस्तु तथा पाठ्यक्रम सभी कुछ इस तरह तैयार किए गए जिससे औपनिवेशवाद के हितों की ही पूर्ति हो पाती। औपनिवेशवादी प्रकृति के कारण भारतीय शिक्षा के जो कतिपय अन्य पक्ष भी उभरे। आधुनिक उद्योगों के उद्भव और विकास के लिए आधुनिक तकनीकी शिक्षा की प्रारंभिक आवश्यकता होती है। एक पक्ष यह भी है कि उस शिक्षा की पूरी अपेक्षा की गई, यानी प्रारंभिक तकनीकी शिक्षा की पूरी अपेक्षा की गई थी। दूसरा पक्ष यह भी है कि शिक्षा के माध्यम के लिए भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी भाषा पर बल दिया गया। इसकी वजह से शिक्षा को न केवल जनता में प्रसार रुक गया, बल्कि
शिक्षित समुदाय और आम जनता के बीच की जो खाई थी वह भी बढ़ गई। भाषाई और सांस्कृतिक खाई पैदा हो गई। शिक्षा के लिए आवश्यक फंड की सरकार द्वारा अस्वीकृति के कारण धीरे धीरे उसके स्तर में ह्रास आता गया। वह अत्यंत नीचे चली गई क्योंकि विद्यार्थियों को स्कूलों कॉलेजों की फीस देनी पड़ती थी। अतः शिक्षा पर कस्बों और शहरों में रहने वाले आम और मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों का वस्तुतः अधिकार हो गया। यह सबसे बड़ा डिमेरिट था। नए विचारों, नया आर्थिक और राजनीतिक जीवन तथा ब्रिटिश शासन ने भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी है। इसकी अनुभूति, ब्रिटिश शासन की पहली अनुभूति हमें शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। हालांकि गांव में इसके प्रभाव हमें बाद में देखने को अवश्य मिले। आधुनिक उद्योग, संचार के नए साधन विकसित होना, शहरीकरण तथा कारखानों का स्थापित किया जाना, दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों में स्त्रियों की अधिकाधिक नियुक्ति से सामाजिक परिवर्तन में तेजी आई। सामाजिक अलगाव और जातिगत कट्टरपंथियां समाप्त होती गई या समाप्त होने की ओर बढ़ रही थी। भूमि और ग्रामीण संबंधों के पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाने की वजह से देहाती क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में जातीय संतुलन में जरूर कुछ बिगड़ा हुआ रूप हम देखने को पाते हैं। हालांकि बहुत सी बुराइयां बनी हुई थीं, लेकिन पूंजीवाद के प्रवेश ने सामाजिक हैसियत को धन का आश्रित बना दिया और लाभ कमाना सर्वाधिक चाहा जाने वाला सामाजिक काम हो गया। शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने सामाजिक सुधार को प्रोत्साहन दिया। भारतीय समाज को आधुनिक बनाने के प्रयत्न हुए ताकि देश पर आर्थिक अंकुश लग सके, ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत की जा सके। भारत की जाति व्यवस्था से लिपटे घोर सामाजिक अन्याय और समाज में स्त्रियों की हीन स्थिति की तरफ भी कुछ अधिकारियों का ध्यान गया। इस कारण उसकी मानवतावादी भावना ही थी। भारतीय समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों का भी कई प्रभाव हम देखते हैं, उनका भी कई योगदान रहा है, कई सकारात्मक योगदान भी हम देखते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को सामने लाने का काम किया। अंग्रेजों ने इन सुधारकों को समर्थन देना जारी रखा। अंग्रेजों ने जिस सामाजिक नीति का अनुसरण किया था वह निष्क्रिय नहीं रह सकी। राष्ट्रवादिता की बढ़ती हुई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए शासकों ने तेजी के साथ फूट डालो और राज करो की नीति का अपना कर सांप्रदायिकता और जातिवाद को सक्रिय प्रोत्साहन दिया। परिणाम यह हुआ, समाज की प्रतिक्रियावादी शक्तियां प्रभावशाली हो गई। जनता के मन में बौद्धिक और राजनीतिक स्तर पर जो हलचल पैदा हुई उसने भी सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाया। सामाजिक परिवर्तन की सबसे अधिक प्रबल शक्तियां तब उभरी जब छोटी जातियों के लोगों ने, स्त्रियों ने, दलितों ने अपनी स्थिति के प्रति जागरूक होकर समाज को पुनर्प्रतिरूपण के लिए संघर्ष करना शुरू किया। 19वीं शताब्दी के अंत में ज्योतिबा फूले जैसे लोगों के नेतृत्व में निचली जाति का प्रभावशाली आंदोलन निर्मित हुआ। इसी तरह दक्षिण भारत तथा केरल में सन 1920-30 के बीच उच्च वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न के विरुद्ध निम्न वर्ग ने स्वयं को संघर्ष के लिए संगठित किया। स्त्रियों और आदिवासी लोगों भी अपने अधिकारों की रक्षा में उठ खड़े हुए। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में सभी लोगों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रतिबद्धता के स्वर में घोषणा की कि उसका उद्देश्य धर्म, जाति, स्त्री पुरुष की विशिष्टताओं को समाप्त करना है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनों में आम जनता की हिस्सेदारी, सार्वजनिक सभाओं, लोकप्रिय आंदोलन, मजदूर संघों, किसान सभाओं ने जातीयता और आरोपित वरिष्ठता की धारणा को दुर्बल किया है। भारतीय संस्कृति का आधुनिकीकरण एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष रहा है।
एक ओर भारतीय समाज के रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी वर्ग ने आधुनिक संस्कृति की शुरुआत का विरोध इसलिए किया ताकि उत्पीड़ित अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक हैसियत की रक्षा कर सकें। लेकिन दूसरी ओर मध्यम और उच्च श्रेणी के कुछ खास वर्ग के भारतीय उसकी विरोधी प्रवृत्ति से दुखी हुए। उन्होंने पश्चिमी जीवन और संस्कृति के स्वस्थ मानवतावादी और वैज्ञानिक तत्वों को सावधानीपूर्वक अपनाने के बजाय बिना परीक्षण किए ही उसका अंधानुकरण किया। उन्होंने यूरोपीय तौर तरीकों और रीति रिवाजों की नकल की। उन्हें यह एहसास नहीं रहा कि आधुनिकता का प्रश्न सोचने विचारने की दृष्टि और मूल्यों से जुड़ा हुआ है, न कि बातचीत करने के तरीकों, पोशाकों, खाने पाने की आदतों से है। उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि आधुनिक विचार और संस्कृति की भारतीय संस्कृति से सुगंधित करने ही सबसे अच्छी तरह अपनाना ही माना जाएगा। यानी कहने का आशय है कि आधुनिक विचार सिर्फ बाहरी आवरण न होकर भीतरी आवरण होना अवश्य प्रतीत होना चाहिए। इस प्रतिभास की जड़ें वापस जाकर उपनिवेशवादी नीतियों से जुड़ गई। भारतीयों को राज्य की वफादारी, प्रजा और उसके माल का बेहतर ग्राहक बनाने के लिए अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश भारत पर अंग्रेजी संस्कृति को थोपने का हर संभव प्रयत्न किया है। ब्रिटिश लेखकों और कूटनीतिज्ञों ने तो भारतीय समाज और संस्कृति की आलोचना भारत पर अपने राजनीतिक आर्थिक शासन का औचित्य सिद्ध करने के लिए किया है। इन दोनों ही बातों में भारत में गहरी प्रतिक्रिया हुई। बहुत से भारतीयों ने स्वशासन संबंधी अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए भारत के दुरस्त अतीत को महिमा मंडित करना आवश्यक समझा। दूसरों ने पश्चिमी सभ्यता की नकल करने के बजाय या नकल करने वालों को विषय बनाकर उनका उपहास उड़ाया। आधुनिक विचार और संस्कृति के अवस्थापना का विरोध किया। उनका विश्वास था कि अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका होगा एक बार फिर अपने भीतर झांकना। हालांकि इस तरह से सोचने वालों की संख्या कम थी, लेकिन उनका एक निश्चित प्रभाव लोगों पर, खासकर शहरी और मध्यम वर्गों पर तो अवश्य पड़ा। ब्रिटिश शासन ने भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में एक शासन के अधीन ला दिया। एक प्रशासन था, एक न्याय प्रणाली थी, एक संचार व्यवस्था था। और ब्रिटिश शासन में स्थापित के संचार के आधुनिक तरीके, रेल हो, तार हो, सड़कों का विकास हो, मोटर परिवहन हो, इन सब ने एकताबद्ध की दृष्टिकोण के साथ असर डाला। गांव और स्थानिक जगहों को आर्थिक आत्मनिर्भरता के विनाश और भीतरी व्यापार के विकास ने भी एकबद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था के उभार की परिस्थितियां पैदा की। आधुनिक उद्योग के कच्चे माल के स्रोत और बाजार दोनों दृष्टियों से पूरे भारत को अपना क्षेत्र बनाया था। धीरे धीरे भारतीय लोगों को आर्थिक भाग्य एक दूसरे से जुड़ता चला गया और भारत का जीवन एक समुच्चय का रूप लेने लगा। सारे देश में शिक्षा का स्वरूप एक था, आधुनिक विचारों को ग्रहण करने की विधि एक थी। इसके कारण धीरे धीरे अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसे शिक्षित वर्ग का जन्म हुआ जिसका समाज की ओर देखने का तरीका, दृष्टिकोण समान था। इस तरह इस दौर में दो नए वर्ग का जन्म हम पाते हैं, एक वर्ग पूंजीपति, दूसरा मजदूर वर्ग। इन सभी बातों से अलग भारतीय लोगों का दमन करने वाले एक विरोधी का अस्तित्व कायम रहा। एक शत्रु ने भारतीयों को उनके सामाजिक वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र के आग्रह से ऊपर उठाकर एकताबद्ध किया। परिणाम यह हुआ कि साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष इस दौर में एकता की जो भावना पैदा, उसने लोगों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकबद्ध किया और एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण का जन्म हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा,
उसके क्या सामाजिक प्रभाव थे, उसके क्या आर्थिक प्रभाव थे, राजनीति के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन को उत्तेजित करने में क्या प्रभाव रहा, लोगों की मनोदशा में इसका क्या प्रभाव रहा, इसको हम लोगों ने अभी देखा। धन्यवाद।